हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उस प्रीवियस ईयर के अंतर्गत वो भी सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हर एक एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चनों का कलेक्शन है। तो ये पर्यावरण का अध्ययन का सेशन है। इसमें आपका ये सेट नंबर तीसरा है। इसी तरीके से डेली एक एक सेट करके हम सॉल्व करेंगे और 30-30 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते रहेंगे और बाकी जो है थ्योरेटिकल तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और 30-30 क्वेश्चन का अगर डेली प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे तो आराम से हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? समुद्र में भी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तालाब का अपना पारिस्थितिकीय तंत्र अलग होता है। वनों में भी पाई जाती है। तो इन सभी में डी ऑप्शन करेक्ट है कि इन सभी में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास जो है टिड्डे, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाता है और फिर मेढक को सर्प खाता है तथा सर्प को बाज खाता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में मौजूद होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, अपघटक या फिर तृतीयक उत्पादक। तो जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, वो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकीय तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर ये सभी। तो सौर ऊर्जा का जो संरक्षण है वही करते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि अपने भोजन को स्वयं बना करके प्रयोग में लाते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं वो सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं भोजन को बनाने में। पांचवा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है। तो भेड़िए का पोषक स्तर क्या है? अगर घास को खरगोश खाएगा और खरगोश को भेड़िया खाएगा तो ये तो हमारा उत्पादक हो गया। फिर ये खरगोश जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता तथा भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है कि भेड़िया जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? प्राइमरी मांसाहारी कौन सा है? तो जो खरगोश शाकाहारी होता है, गाय जो है वो भी शाकाहारी होती है, मेढक जो है इसको खाता है, मेढक जैसे कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खाता है, टिड्डों को खाता है। तो प्राथमिक मांसाहारी के अंतर्गत मेढक ही आएंगे। मनुष्य तो सर्वाहारी होते हैं। तो डी ऑप्शन मेढक करेक्ट है। सातवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग हैं, पादप और जंतु, घास तथा पेड़, जीवी तथा अजीवीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पादप तथा जंतु ये दोनों इसके तंत्र होते हैं। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है जल की, वायु की, ऊर्जा की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, कंटिन्यूअस ऊर्जा की आवश्यकता ही होती है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का काम ही यही है कि हम जो है अगर टिड्डे हैं घास को खा रहे हैं या फिर जो हम हैं जो उसको खा रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं उनको खा रहे हैं, तो उनसे हमें जो ऊर्जा मिलेगी फिर हमें जो खाएंगे उनको ऊर्जा स्तर जो है थोड़ा इसी तरीके से कम होता जाएगा। इसी को बोलते हैं लिंडेमान का रूल अर्थात 10% नियम। नवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? अपघटक जी नहीं, सबसे पहले उत्पादक होगा। तो उत्पादक इसमें भी है, उत्पादक के बाद उपभोक्ता तथा अपघटक यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? इस घटना को अपक्षयन कहते हैं। ए ऑप्शन जो है राइट है। 11वां प्रश्न है, चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं, किस प्रकार? तो चयनात्मक चराई के द्वारा वो वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है और ये प्रश्न आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है। 12वां प्रश्न है, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकीय तंत्र। अगर वही आपका सेम है कि एक ही पौधा है और उसी जाति के पौधों का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा स्व पारिस्थितिकीय के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन राइट है। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकीय कारकों को क्या कहते हैं?
जलवायवीय, जैविक, स्थलाकृति या फिर मृदीय कारक। तो जब पृथ्वी से रिलेटेड बात आती है यानी कि पृथ्वी पे अर्थ है तो उससे रिलेटेड परिस्थितिकी तंत्र को हम स्थलाकृति जैविक कारक कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। 14 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा एजी टांसले ने दिया था और ये क्वेश्चन हमारा रीट एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दिया हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होते हैं। तो जो मनुष्य है वो उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य जो है वो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तथा जो कवक और जीवाणु हैं ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपभोक्ता। हरे पौधे प्रकृति में क्या होते हैं, वो जो है उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता तो मनुष्य होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि हरे पौधे हमारे उत्पादक के अंतर्गत रखे गए हैं। 17 नंबर प्रश्न है, बच्चों का विकास किससे प्रभावित होता है। वातावरण से, पूजा पाठ से, दोनों से। तो पूजा पाठ से बच्चों का सामाजिकरण जो है प्रभावित नहीं होता है। मेन सामाजिकरण जो है वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों से ही सोशलाइजेशन प्रभावित होता है। फिलहाल यहाँ पे वातावरण सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रारंभिक स्तर में शिक्षा क्रम किस पर आधारित होना चाहिए। विषय आधारित, इकाई आधारित, योजना आधारित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा कार्यक्रम है वो इकाई आधारित होनी चाहिए, यानी कि यूनिट पे आधारित होनी चाहिए। 19 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए सहायक साधनों की आवश्यकता होती है। ये सहायक साधन शिक्षण को क्या बना देते हैं, रुचिकर बना देते हैं, सजीव बना देते हैं। अर्थात डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि रुचिकर और सजीव दोनों बना देते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बहुत लोग तुरंत आंसर देख लेते हैं कि रुचिकर तुरंत लगाओ, बाकी सारे ऑप्शन नहीं देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे डी वाले में अगर रुचिकर तथा सजीव दोनों दिया है तो हमारा डी जवाब जो है वो करेक्ट होगा। 20 नंबर प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में किन चीज़ों का प्रयोग अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। चित्रों का, प्रतिमानों का, वस्तुओं के नमूनों का या फिर उपरोक्त सभी का। तो फिलहाल जो है विज्ञान चित्रण में उपरोक्त सभी का जो है चित्रण आवश्यक होता है। 21 नंबर प्रश्न है, पर्यटक एवं वैज्ञानिक महत्व के स्थानों के भ्रमण से विद्यार्थियों को कैसी जानकारी प्राप्त होती है। तो उनको जो है रियल जानकारी यानी कि वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। 22 नंबर प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में जो चीज़ शब्दों द्वारा स्पष्ट नहीं होती हैं उन्हें किन चीज़ों के द्वारा स्पष्ट की जाती हैं। तो हम उनको जो है चित्रों से स्पष्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ शब्दों के द्वारा स्पष्ट नहीं हो रही है। तो यानी कि ए ऑप्शन राइट है। 23 नंबर प्रश्न है, किन विषयों के शिक्षण में पेड़ों के पत्ते, टहनी, जड़, तना आदि का सहारा लिया जाता है। तो वनस्पति विज्ञान में जो है इन सभी का सहारा लिया जाता है। वहीं अगर जंतुओं का सहारा से पूछे तो जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान में नॉन लिविंग थिंग्स का सहारा लिया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में किन सहायक साधनों का प्रयोग लाभदायक होता है। श्रवण, उपरोक्त दोनों या फिर दृष्टि। तो फिलहाल यहाँ पर दृष्टि सहायक और श्रवण सहायक दोनों ही उपयोगी होते हैं। तो डी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न है, जनसाधारण और शिक्षकों की वैज्ञानिक गतिविधियों से परिचित करने के लिए शिक्षण कार्य में कौन सी अच्छी साधन है। तो जनसाधारण से करने के लिए जो यहाँ पर है वो हमारा विज्ञान मेला या फिर प्रदर्शनी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप बालक में किसका विकास होगा जिससे कि वह प्रत्येक तथ्य को समझने का प्रयास करेगा। इसमें जो है बालक के व्यक्तित्व का विकास होगा, बी ऑप्शन राइट है। 27 नंबर प्रश्न है, बालकों को किन चमत्कारों के संबंध में बतलाकर उनकी अनुभूतियों का विकास किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर वैज्ञानिक। तो चमत्कारों का संबंध जो है बालकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न है, शिक्षक को प्रभावशाली बनाने हेतु विषयों में बालकों को क्या उत्पन्न करना आवश्यक होता है। तो उसमें जो है हमें रुचि उत्पन्न करना आवश्यक होता है बालकों के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बालक इस अवस्था में होते हैं कि उन्हें चाहो उन्हें ढाल लो। इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बालकों में अच्छी आदत डालना चाहिए और उनके चरित्र का निर्माण करना चाहिए। बालकों को बड़ा होने के लिए छोड़ दे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बालकों को डरा कर रखना जी नहीं, बालकों को उनके माता पिता पर छोड़ देना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल में ए वाला जवाब जो है हमारा सबसे ज़्यादा उचित है कि बालकों में अच्छी आदत डालना और उनके चरित्र का निर्माण करना चाहिए।
30 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम के पूर्व निर्धारण से शिक्षण कार्य किस प्रकार चलता है? अव्यवस्थित, व्यवस्थित या फिर दोनों? तो अव्यवस्थित तो होता नहीं है, व्यवस्थित रूप से शिक्षण कार्य चलता है, एक प्रॉपर मैनर में चलता है, प्रॉपर तरीके से चलता है। तो लेसन प्लान इसीलिए बनाया जाता है कि जो हमारा पाठ्य योजना है उसका क्रियान्वयन हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो इस तरीके से हमने आज आपके यूपी टेट के हिसाब से 30 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चनों का सीरीज इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप भी आंसर सॉल्व कीजिए। आप जो है यहाँ से अगर ईवीएस सेक्शन से 25 से 28 नंबर ला रहे हो तो यूपी टेट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीडीपी ईवीएस अगर मैथ इसका थोड़ा टफ होता है तो आपका मैथ नहीं भी हो रहा है तो आप ईवीएस सेक्शन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। बाकी हिंदी और जो आपके सीडीपी हैं आप उस पर भी फोकस करेंगे तो अच्छे तरीके से आपके मार्क्स आ जाएंगे। मैथ पर अगर आप उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो भी। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।